नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। कुछ दिन पूर्व ही पार्ट 1 हमने उत्तर प्रदेश पर लाया था वीडियो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी करारी हार कैसे हुई, उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने गवा कैसे दिया। आज पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश को उस सीट पर बात करने जा रहे हैं जिस सीट पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, अयोध्या, भगवान श्री राम की वो धरती जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हाल में ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या बीजेपी हार गई। अब तक आपने सुना होगा, लेकिन असल मायने में अयोध्या बीजेपी नहीं हारी, अयोध्या तो बीजेपी जीत गई, लेकिन बीजेपी हारी कहाँ, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। अयोध्या में तो बीजेपी आगे रही, समाजवादी पार्टी को अयोध्या में तो बीजेपी ने हरा दिया, लेकिन बीजेपी अयोध्या में ही 4 ऐसे विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी पीछे रह गई। थोड़ी बहुत मैं आपको बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सियासी गणित को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर मेरा सबसे पहला अगर कोई चुनावी विश्लेषण सटीक रहा था तो 2017 से मैं चुनावी विश्लेषण की शुरुआत किया था, और पहला चुनावी विश्लेषण उत्तर प्रदेश पर भी किया था, विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। उस दौरान मेरा जो विश्लेषण था वो 100% सटीक था। उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की 300 सीटें आ जाएगी और 30 सीटें आई। उसका 2022 में भी मेरे एनालिसिस सटीक रहा, लेकिन इस बार भी मैंने उत्तर प्रदेश को लेकर एक बात कही थी उस दिन जब मैं लाइव था कि उत्तर प्रदेश में 30 से 35 सीट ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है। वाकई वो देखने को मिली। इसके अलावा एग्जिट पोल तो सारी चैनलों की गलत हुई, उसमें इंटॉक भी शामिल है, लेकिन इंटॉक का जो बिहार के सीमांचल के सीट पर 4 सीटों पर एग्जिट पोल था वो 100% सटीक रही। नेशनल लेवल पर इंटॉक का एग्जिट पोल थोड़ा उत्तर प्रदेश के कारण गलत साबित हो गया, लेकिन हमने ये कहा था उड़ीसा में बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, उड़ीसा में सीटें बढ़ी। इसके अलावा जब हम दक्षिण भारत की बात कहे थे, केरला में बीजेपी 1 सीट जीतने जा रही है, केरला में बीजेपी ने सीटें जीती। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की वोट शेयर भी बढ़ेगी और बीजेपी को सीटें मिलेगा। तमिलनाडु में बीजेपी की वोट शेयर बढ़ेगा और 1 या 2 सीट बीजेपी जीत सकती है, वहाँ पर वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है तमिलनाडु की अगर आप देखेंगे। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि आपको तेलंगाना में बीजेपी की सीटें डबल होने जा रही है, तेलंगाना में बीजेपी की सीटें डबल हो गई। तो जो बातें मैंने आपको दक्षिण के राज्यों पर कहा था वो सटीक साबित हुई, उड़ीसा पर सटीक साबित हुई। उत्तर प्रदेश अगर थोड़ी बहुत स्थिति सही रहता तो मेरा अनुमान एकदम सटीक था लोकसभा चुनाव पर। लेकिन चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं अयोध्या पर। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। पार्ट 1 काफ़ी दिन पहले लेके आया था, लेकिन पार्ट 2 में अयोध्या के पर विषय बात करेंगे। लल्लू सिंह जो है बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव हार गए। इसकी वजह क्या थी ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। का जो लोकसभा सीट है उसमें 5 विधानसभा सीट आता है। अयोध्या के अगर आप देखेंगे, अयोध्या बीजेपी हार गई, ये बातें कहने वालों को आज शायद आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं साथियों। अयोध्या लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीट पड़ता है, और उसमें से अयोध्या सीट जो था जहां पर श्री राम का जन्म हुआ था, उस अयोध्या को बीजेपी ने जीत लिया। मतलब जो बातें कही है कि सड़कें के कारण कई लोगों के घर टूट गए, इस कारण से वहाँ पर बीजेपी के प्रति जनता में नाराज़गी था। ये अलग विषय हो सकता है, नहीं कि अयोध्या बीजेपी नहीं आ रहा है। अयोध्या के सटे 4 ऐसे विधानसभा सीट है जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ, जहाँ बीजेपी चुनाव हार गया। दूसरी पहलू आपको बता देना चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद भी चुनाव नहीं जीते। तो इसके पीछे दूसरा कारण ये भी जान लीजिए कि स्थानीय जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उनके प्रति जनता में आक्रोश था। लल्लू सिंह वही व्यक्ति है जो विपक्ष को एक पूरा मुद्दा दे दिए थे। जब मैंने अपनी किताब लिखा था, उस किताब में मैंने एक बात कही थी 24 की रणभूमि में, और उस किताब को आप अमेजन पे जाकर आज भी पढ़ सकते हैं और उस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। उस किताब मैंने एक बात लिखी थी साथियों, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, 2024 की रणभूमि में अगर विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा किसी विषय को उठाएगा तो वो कहीं ना कहीं संविधान बचाने की होगी। और इस चुनाव को जब आप देखेंगे, ये पूरा चुनाव संविधान पर ही लड़ा गया था। मैंने जो बातें कही थी अपने बुक में, वो बातें 100% सटीक रही, और मैंने वो किताब 1 साल पहले लिखा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2024 का रणभूमि का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो संविधान के मुद्दा रहा, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि
जो संविधान का मुद्दा लल्लू सिंह जो कि अयोध्या से बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने दे दिया और उस विषय को विपक्ष ने मजबूती से उठाया, क्योंकि विपक्ष का पूरा प्लान, विपक्ष का पूरी राजनीति जो था 2024 में वो संविधान के इर्द गिर्द ही था। और उसके अलावा जब नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे दे दिए गए और 400 पार के नारे देना भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर गया, और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं, या बीजेपी के जो लोकल नेता थे वो इस 400 पार के नारे को गलत मैसेज जनता तक पहुंचा दिया। जैसे लल्लू सिंह ने कह दिया कि संविधान को हम बदल देंगे, 400 सीटें आते ही संविधान को बदल देंगे, जो अयोध्या से प्रत्याशी थे। अब उन्हें ये नहीं पता था कि संविधान तब भी बदला जा सकता है जब आपके पास 272 सीटें हो। संविधान 2014 में भी नरेंद्र मोदी बदल सकते थे, 2019 में भी संविधान को बदला जा सकता था, और कोई ज़रूरत नहीं है कि संविधान बदलने के लिए आपको 409 सीटों की ज़रूरत है। ये जो बातें कही जा रही कि संविधान को हम बदल देंगे 400 सीटें लाकर, ऐसी कोई परिस्थिति होती ही नहीं। संविधान को अगर बदलना होता तो 272 सीटों में भी बदला जा सकता था। 303 2019 में बीजेपी को मिला ना। बीजेपी को अगर आरक्षण समाप्त करना था तो बीजेपी उन 303 सीटों से ही आरक्षण समाप्त कर सकता था। बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है 400 सीट लाने की। बीजेपी के नेताओं ने इस प्रकार का मैसेज दिया जिसे आप मूर्खता कहिएगा, इससे बड़ा मूर्खता नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा मूर्ख कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस प्रकार का बयान देगा कि 400 सीट लाने के बाद मैं संविधान को बदल दूंगा। संविधान बदलना है तो 272 में आप बदल सकते हैं। संविधान में आपको क्या बदलाव करने, बदलिए। 272 छोड़िए, अभी 240 सीटें हैं ना, तो अभी आप संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और इसके लिए कोई आपको 400 सीटों की ज़रूरत नहीं है। ये बातें जब तक जनता के बीच में नरेंद्र मोदी पहुंचाने की कोशिश की, जब तक नरेंद्र मोदी ये मैसेज जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज और थर्ड पेज में जिस प्रकार से संविधान का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया, उसके बाद चुनाव तो हारना ही था और बीजेपी की स्थिति ये हो गई थी। बीजेपी 240 पर रुकी, ये बहुत बड़ी बात थी। नहीं तो बीजेपी का हाल ये हो सकता था कि 180 सीटें भी बीजेपी का ना आए। आपको ये बताते चले कि 100 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने बहुत कम अंतरों से जीता, 500-1000 के अंतरों से चुनाव जीती है। मतलब आप समझ सकते हैं साथियों। और कहीं ना कहीं लल्लू सिंह ने एक बयान दिया कि संविधान को 400 सीटें आने के बाद संविधान को बदल देंगे। इसी प्रकार का बयान रामायण के राम कहे जाने वाले अरुण गोविंद ने भी दिया था कि 400 सीट लाकर हम संविधान बदल देंगे। तो आप संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान के बारे में ये कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे, तो पिछड़ों में क्या मैसेज गया, ST में क्या मैसेज गया, OBC की जब बात करें तो इन सभी लोगों के बीच, OBC वोटरों की बात करें तो पिछले बार नरेंद्र मोदी के साथ 52% OBC वोटर था, लेकिन इस बार साथ नहीं दिया। OBC वोटर भी नरेंद्र मोदी का घटा है। SC ST का जो वोट बैंक है वो भी नरेंद्र मोदी का इस बार घटा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष ने जिस विषय को बड़ा मुद्दा बना दिया, इस विषय के बारे में मैंने अपनी किताब में लिखा था और कहा था कि इससे जो सत्ता पक्ष है वो हिंदू राष्ट्र को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, जो विपक्ष है वो संविधान को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। हिंदू राष्ट्र का विषय खुलकर भी कहीं ना कहीं आप इस चुनाव को जब आप देखेंगे, इस चुनाव के पहलुओं को जब आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष के तरफ से पूरी कोशिश की गई, शायद सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए। हिंदू राष्ट्र का विषय इस चुनाव में उठाया गया, लेकिन विपक्ष की बात करें तो संविधान का मुद्दा उठाया गया। और ये बातें, दोनों ही बातें मैंने अपनी किताब में लिखा था और 100% सटीक रही। 1 साल पहले कोई किताब लिखी जाती और उस किताब में सारी बातें जो 2024 के चुनाव में होने वाली होती है वो सब कुछ लिख दिया जाता है, और कल्पना कर सकते हैं वो किताब कितना विश्वसनीय रहा होगा। वो किताब 2024 का सबसे विश्वसनीय साबित हो गया। लेकिन इस बीच जब अयोध्या पर हम चर्चा कर रहे थे, अयोध्या पर हम संविधान पर भी आगे साथियों, अयोध्या बीजेपी हारी नहीं है। अयोध्या के सटे 4 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां बीजेपी हार गई, बट अयोध्या एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट था जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छे मार्जिन से आगे था। बाकी जो 4 विधानसभा सीट था उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे चला गया फैसलाबाद लोकसभा में, और फैसलाबाद लोकसभा के सीट में टोटल 5 विधानसभा है, ये भी आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं साथियों। बीजेपी ने अपनी समस्या की, जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले पास हमारी खबर सामने आई, बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी फाइट थी, बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई थी, वो लड़ाई बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान का बड़ा फैक्टर साबित हुआ। अब सीधे तौर पे अब नाम लेने की जरूरत नहीं कि इसके बीच फाइट है, ये बाकी चैनलों पर आपको दिख जाता होगा। इसके अलावा बीजेपी के जो अंदरूनी लड़ाई थी,
अंदरूनी लड़ाई ने बीजेपी को डुबा दिया, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बना, पेपर लीक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में संविधान बना। लेकिन संविधान कैसे मुद्दा बन गया? तो लल्लू सिंह जैसे नेता थे, कुछ अरुण गोविंद जैसे नेता थे जो कह दिए 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलनी चाहिए। ये वो मूर्खता थी बीजेपी के नेताओं की। एक दो नेता नहीं थे, ऐसे नेताओं की तादाद ही लग जाएगी जो ये दावे कर रहे थे कि जैसे 400 पार करेंगे संविधान को बदल देंगे। अब सवाल ये उठता है कि संविधान को तो अभी भी बदला जा सकता है, अभी भी अगर आप चाहिएगा तो संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। अभी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, एनडीए के पास बहुमत है। अगर एनडीए अगर चाहता है कि संविधान में ये चीज़ें परिवर्तित होनी चाहिए तो हो सकता है। और संविधान बदलने के लिए आपको 400 सीटों की ज़रूरत नहीं थी। ये बातें आपको समझ में नहीं आई और इससे एक गलत मैसेज ST में गया, इसमें गलत मैसेज OBC में गया। और ये बातें मैंने अपनी किताब में लिखी थी, 1 साल पहले लिख दिया था कि 2024 में विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा संविधान को बनाने की कोशिश करेगा। और विपक्ष ने वही कोशिश की। राहुल गांधी अपने हाथों में संविधान को लेकर घूम रहे थे क्योंकि राहुल गांधी को पता था कि संविधान ही वो मसला है, संविधान ही वो मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी को हरा सकता है। नरेंद्र मोदी कोई ऐसे नेता नहीं थे, नरेंद्र मोदी की भी कुछ कमजोरियां थी और नरेंद्र मोदी की कमजोरियों को विपक्ष बखूबी समझता था। और नरेंद्र मोदी अपनी गलतियों के कारण कहीं ना कहीं 240 पर आए। 100 सीटें ऐसी थी जहां पर आप कह सकते हैं कि वोटों का जो अंतर था वो 500 से 1000 का था। समझ सकते हैं अगर वो 100 सीटों में नतीजा अगर कुछ और हो जाता तो बीजेपी 180 170 पे आ जाता। एक वीडियो मैंने चुनाव के शुरू होने से पहले बताया था, उस वीडियो में कहा था 250 पार भी बीजेपी नहीं होने वाली है। और तस्वीर उसी और बढ़ा क्योंकि संविधान इस प्रकार का मुद्दा हो गया था, संविधान इस प्रकार से बड़ा मसला बन चुका था साथियों कि उसके बाद बीजेपी का टिकना आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, लीक से तो युवा परेशान थे ही, इसके अलावा और भी कई मसले थे जो उत्तर प्रदेश के सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया साथियों। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप समझिएगा, उत्तर प्रदेश के सियासत के पहलुओं को समझिएगा तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो कि आप कह सकते हैं हिंदुत्व की जमीन है। हिंदुत्व में योगी आदित्यनाथ की वहाँ छवि अच्छा है। उत्तर प्रदेश में अभी भी मैं कह रहा हूँ, इस बुरे हाल के बाद भी मैं कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस बात को नोट करके रखिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी आदित्यनाथ ही सरकार बनाएंगे और योगी आदित्यनाथ बहुमत के साथ ही सरकार में फिर से जाएंगे। और यह स्थिति उत्तर प्रदेश में 2027 में होने जा रहा है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में सपा की कोई चांस नहीं है। ये उम्मीद शायद समाजवादी पार्टी अभी कर रही होगी, लेकिन ये इस हार को आप योगी आदित्यनाथ को मत जोड़िए। ये हार नरेंद्र मोदी का था, ना कि योगी आदित्यनाथ का था। ये हार योगी आदित्यनाथ का इसलिए भी नहीं था क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 30 से 35 ऐसे सांसदों का लिस्ट दे दिया था जिसके नाम को काटने के लिए कहा गया था, इनके टिकट को काटने के लिए कहा गया था। लेकिन जो टिकट बंटवारा होता है, जब अमित शाह वहाँ पर टिकट को डिसाइड कर रहे थे तो उन नामों को काटने अमित शाह शायद भूल गए थे। यूँ कहिए कि अमित शाह वर्सेस योगी का जो फाइट हुआ वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नुकसान के कारण बन गया। जब ये हार की समीक्षा की जा रही, बीजेपी में अभी समीक्षा की जा रही है, बीजेपी में जब इस हार की समीक्षा की जा रही है तो 2 या 3 पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कहीं ना कहीं संविधान का मुद्दा छोड़ा गया, जो आरक्षण का विषय छोड़ा गया और जिस प्रकार से आरक्षण के विषय को उठाया गया, ये बड़ा फैक्टर बीजेपी के हार का कारण उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश क्या राजस्थान में देखें तो राजपूतों की नाराजगी बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन इसके अलावा राजस्थान में भी कई ऐसे विषय थे जो कि बीजेपी के हार के कारण रहा। हार के बाद समीक्षा होती है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है आपको देखने को मिलती है जो हार के बाद ज़्यादा निराश भी नहीं होता है और जीत के बाद ज़्यादा खुश भी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है क्या गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में किया, क्या कारण रहे कि इस चुनाव को बीजेपी हार गई। अगले चुनाव में आप देखेंगे जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आपको एक नई बीजेपी नजर आएगी और कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की जो लड़ाई थी, अंदरूनी लड़ाई थी, उस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। संघ और बीजेपी की लड़ाई 2024 से शुरू नहीं होता है, 2019 से पहले से संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन संघ को अभी अवसर मिल गया। जब 272 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी ने पार नहीं किया तो संघ ने कई बातें कही और जिस प्रकार से संघ की तरफ से कहा गया कि ज़्यादा घमंड होना भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है और वो देखने को मिली। जिस प्रकार 400 पार की नारे दी गई और जिस प्रकार से जो बीजेपी के नेता थे उनके भाषणों को आप सुन लीजिए और इस पूरे चुनाव में आप उनके भाषण को सुन लीजिए, वो किस प्रकार का भाषण दे रहे थे कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। संविधान को ख़त्म करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए
कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बन गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस परिस्थिति पर पहुंच गए कि जो पार्टी है पिछले बार 303 सीटें जीती थी, इस बार वो पार्टी 250 सीटें भी नहीं पहुंच सकी। तो सीधे शब्दों में आप समझिए, पूरा खेल को समझिए, पूरी राजनीति को अगर आप समझते हैं तो एक बात क्लियर है साथियों, और वो बात इस पर तौर पे आप कह सकते हैं कि 2024 की जो रणभूमि है, 2024 की रणभूमि का जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार ही हुई। और एक साल पहले लिखी एक किताब में जब ये कह दिया गया था विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा 24 की रणभूमि में संविधान होगा, और वही देखने को मिला। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अब जो ये वीडियो का सफ़र है वो रोजाना आएगा, अलग अलग विषय पर हम वीडियो लेके आएंगे। राजनीति के अलावा भी अलग अलग जो विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय होगा, उस विषय पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। जो विषय सीधे तौर पे जनता से जुड़े विषय है, उन विषयों पर भी हम बात करेंगे। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।